नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वे में स्वागत करता हूं और मैं काफ़ी खुश हूं आपकी इस मेहनत को देखकर, क्योंकि आपने जो पिछले 2 दिनों के अंदर हमें जो प्यार दिया है, मेरा मतलब प्यार से क्या है भी, आपने हमें जो माइलस्टोन एक प्राप्त किया है 500 सब्सक्राइबर प्राप्त करने वाले हम 2 दिन के अंदर, तो ये सब भी आपकी मेहनत है, आपका प्यार है। आप इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हमारा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, पिछली वीडियो के अंदर कहा था, मैं आपको काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दूंगा, काफ़ी अच्छे टीचरों से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। हमारे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं झूठा नहीं कहता हूँ, आपको जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको एक नया वीडियो मिलेगा, और मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कल से हम हमारे संस्कृत और हिंदी के महान व्याख्याता राजेश जी पालावत से मिलेंगे और वो आपको यहाँ पर क्लासें देंगे। निरंतर क्लासें उनकी रहेंगी आपके रीट एग्ज़ाम के लिए, या आने वाले भविष्य के अंदर जितने भी एग्ज़ामों में जहाँ पर भी हिंदी और संस्कृत की क्लासें होंगी। बहुत ही अच्छा अनुभव है। 2002 या 3 के बाद में अगर मैं कहूँ, लगातार वो कोचिंगों से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबा समय उन्होंने बिताया है। बच्चों की मेहनत को उन्होंने देखा है, उन्होंने खुद अपना अनुभव उसमें साझा किया है। तो कल से आपको नई क्लासें मिलेगी, और जैसा कि मैंने कहा था, बहुत जल्द मैं ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी की काफ़ी कमेंट आए हैं, इंडिया ज्योग्राफी की भी क्लास स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल करूंगा। थोड़ा सा टाइम का चल रहा है दिक्कत, सब कुछ सेटल होगा। हमने अब तक राजस्थान की ज्योग्राफी से सामान्य परिचय पार्ट, राजस्थान का जो सामान्य परिचय था उसके तहत हमने 2 क्लासों का अध्ययन किया है। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा राजस्थान के नामकरण के बारे में, और पार्ट सेकंड में हमने देखा राजस्थान की स्थिति व विस्तार को लेकर। राजस्थान विश्व में कहाँ है, राजस्थान भारत में कहाँ स्थित है, और राजस्थान में कहाँ स्थित है, यानी अक्षांशीय विस्तार और उसका देशांतरीय विस्तार। लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ तक डिस्कस किया भी राजस्थान के अंदर राजस्थान का बिल्कुल उत्तरी पॉइंट कौन सा था, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमी बिंदु कौन सा है, और राजस्थान का बिल्कुल पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है। हमने कुछ अक्षांश और देशांतरों का अध्ययन किया है। इसमें से हमें एक अक्षांश रेखा जो हमारी है इंपॉर्टेंट है, जिसके मिडवे हमारे पर्सन एग्जाम के अंदर घूमते भी हैं। अगर हम कहें कि उसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा पार्ट 3 को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। कुछ बच्चे से इंटरेस्टेड रहते हैं कि सर सबसे पहले राजस्थान में सूर्य उदय कहाँ होता है, और राजस्थान में सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होता है, ये लॉजिकल क्या चलता है। अगर हम इस बात की बात करें कि भी ये कैसे होता है सर, अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार, किस में ये सूर्य की गति चलती है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर कर उसके बाद में हम पार्ट 3 की बात करना चाहेंगे। देखिएगा, हमारे जैसे कि हमने कल के क्लास के अंदर हमने ये देखा था भी राजस्थान के अंदर ये हमारा जैसे राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर हमने क्या पढ़ा भी, राजस्थान का विस्तार पढ़ा था हमने, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, ये आप पढ़ चुके हो। पहले मैं थोड़ा सा एक अक्षांशीय विस्तार की बात करूंगा, जिसमें से हमसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि 23.5 डिग्री एक रेखा है विश्व के ग्लोब के अंदर। मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री एक रेखा, जिसको हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा। इस चीज को समझिएगा, उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है ना। देखिए, ये जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे ही हम कहते हैं कर्क रेखा, इसे ही हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस आपको लेके जाना चाहूँगा। ये हमारा क्या था, विश्व का ग्लोब, और विश्व के ग्लोब में हमने क्या कहा कि मध्य से, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो मध्य रेखा खींची जाती है, उसे हम कहते हैं 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये बात मैंने कही थी, मैंने कहा था ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है, ये विश्व को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। एक हम कहते हैं ये हमारा ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, और ये हमारा नीचे वाला जो है वो कौन सा है, आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ये बात आपने पढ़ी जी। अब देखिए नेक्स्ट, देखो बेटा, हमारे यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है, हम उसको कहते हैं 23.5 डिग्री, और यहाँ से इसी प्रकार से आपकी एक रेखा गुजरती है जिसको आप कहते हो 23.5 डिग्री। अब देखिए, थोड़ा सा ढंग से समझिएगा, मैंने आपको इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये कौन सी है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है ना। अब सुनिए, जो हमारे उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है,
उसे तो हम कहते हैं क्या, कर्क रेखा, उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अंदर रेखा है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं जी, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर कीजिएगा, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखिए क्या है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ने आपके विश्व को 2 भागों में बांट दिया। ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या कहा, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले पार्ट को हमने क्या कहा, दक्षिणी गोलार्ध। हमने कहा कि इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो 23.5 डिग्री रेखा है उसको हम कहते हैं कर्क रेखा, और इस दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। अब थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा, राजस्थान का कल आपने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा, और आपने क्या पढ़ा कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 03 मिनट से प्रारंभ होता है। ये पढ़ा आपने, 23 डिग्री 03 मिनट से प्रारंभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आप इसको 23 डिग्री मैंने आधा लिखा हुआ है, हम लिख दें 23 डिग्री 30 मिनट, तो वो भी तो आधा ही होगा ना, वो क्या होगा, आधा ही होगा। तो देखो इसका मतलब मेरा बात समझिएगा कि क्या है कि भी देखो 23.5 डिग्री कहीं ना कहीं राजस्थान से गुजरती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। आप यही मैंने लिखा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बोल दो, आप चाहे उसे कर्क रेखा कह दो। यानी कर्क रेखा का विस्तार भारत के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, MP है, छत्तीसगढ़ है, उससे आगे चलते जाएं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये जो हमारे राज्य आ जाते हैं। पर हम अभी राजस्थान के लिए पढ़ रहे हैं तो राजस्थान से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है, थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे दक्षिणतम जिलों में हमारा जिला पड़ता है डूंगरपुर, और इसी के पास में आपका जिला पड़ता है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है यहाँ पर, तो हमारा जिला जो है मैं अंकित कर देता हूँ, ये हमारा जिला कौन सा है भाई, डूंगरपुर जिला है। ये आपका कौन सा जिला, डूंगरपुर। और इधर जो हमारा जिला है ये वाला, ये कौन सा है, बांसवाड़ा जिला है। ये कौन सा है, बांसवाड़ा जिला है, ठीक है ना। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। तो हाँ, वापिस से जुड़िएगा, धन्यवाद। आप रुके 1 सेकंड के लिए। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये हमारे 2 जिले। अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ से जो हमारी कर्क रेखा है वो इस प्रकार से होती हुई डूंगरपुर से होती हुई बांसवाड़ा के मध्य से गुजर जाती है। ये आपकी कौन सी रेखा हो गई, कर्क रेखा। यानी हमसे क्या पूछा जाता है कि कर्क रेखा का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है, कर्क रेखा का विस्तार राजस्थान के कितनों जिलों में है। तो पहली बात तो कर्क रेखा का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है, 2 जिलों में है भाई। एक तो कौन सा, डूंगरपुर, और दूसरा कौन सा भाई, बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, तो आप क्या कहोगे, 2 जिलों से गुजरती है जी। एक तो आपका कौन सा, डूंगरपुर, दूसरा कौन सा, बांसवाड़ा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पर्सन एग्जामिनर हमसे क्या करेगा कि राजस्थान में कर्क रेखा का विस्तार कहाँ से है, यानी प्रवेश कहाँ से करती है, राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से प्रवेश करती है। तो प्रवेश बिंदु उसका हम क्या कहते हैं कि जी ये जो हमारा डूंगरपुर जिला है इसका एक गांव पड़ता है, वो कौन सा है, चीखली गांव। गांव का नाम क्या है, चीखली। और चीखली गांव से कर्क रेखा का राजस्थान में क्या माना जाता है, प्रवेश माना जाता है। राजस्थान में कर्क रेखा का प्रवेश कहाँ से, तो चीखली गांव डूंगरपुर से। कहाँ से, चीखली गांव डूंगरपुर से। दूसरा पॉइंट सुनिएगा भाई, हमसे पूछ लेता है कि राजस्थान की कौन सी तहसील है जिसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान की कौन सी तहसील के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो ध्यान दीजिएगा बांसवाड़ा की एक तहसील पड़ती है जिसका नाम क्या है भाई, कुशलगढ़ तहसील है। क्या नाम है, कुशलगढ़ तहसील। तो दोबारा से ध्यान दीजिए, दोबारा से सुनिएगा मेरी बात को, कोई चक्कर नहीं है। देखिए कर्क रेखा का राजस्थान में विस्तार किन जिलों में, तो एक तो आपका डूंगरपुर, दूसरा कौन सा, बांसवाड़ा। राजस्थान में कर्क रेखा का प्रवेश कहाँ से, तो चीखली गांव डूंगरपुर से। राजस्थान की किस तहसील के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो तहसील कौन सी आपकी, कुशलगढ़ तहसील। और जिला कौन सा, बांसवाड़ा। अब मेरी बात को ध्यान से अच्छे से नोट पॉइंट करके आप
इंपॉर्टेंट करके भी सुन सकते हो। देखो क्या क्या राजस्थान में कर्क रेखा का विस्तार कितना है, तो हम क्या कहते हैं, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी भाई, 26 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। अरे इस लंबाई को लेकर हमसे प्रश्न क्या पूछता है कि राजस्थान में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है और न्यूनतम लंबाई किस जिले में है, ठीक है ना। तो देखो 2 ही जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, ये बात निश्चित हो चुकी है। तो उसी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से आपका एक ऐसा जिला होगा जिसमें से न्यूनतम लंबाई है और एक ऐसा जिला होगा जिसमें से कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। तो सर्वाधिक लंबाई वाला जिला तो कौन सा हो जाएगा हमारा, बांसवाड़ा, क्योंकि यहीं से देखो, यहाँ से तो ये प्रवेश करती है मात्र डूंगरपुर से, और ये गुजरती कहाँ से है, तो बांसवाड़ा से, मध्य से गुजरती है। तो सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा आपका, बांसवाड़ा। नोट करते जाइएगा आप साथ साथ के अंदर देखिए। तो सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा आपका, बांसवाड़ा। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में, बांसवाड़ा में। और न्यूनतम लंबाई किस जिले में हो गई, डूंगरपुर में। न्यूनतम लंबाई कहाँ हो गई, डूंगरपुर के अंदर। अब मेरी बात को आप अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हमसे क्या पूछा जाता है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक, यानी कौन सी रेखा के, इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम क्या कह रहे हैं, कर्क रेखा, इस कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय। हर एक जिला, राजस्थान में 33 जिले, 33 जिले का अपना एक जिला मुख्यालय है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय किसका है और कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका है, एक तो हमसे ये प्रश्न। तो थोड़ा सा मेरी बात सुनो। देखो भाई, क्या कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय तो कौन से जिले का, अरे बांसवाड़ा जिले का। कौन से जिले का, बांसवाड़ा का, क्योंकि सबसे नजदीक अगर कोई जिला मुख्यालय कर्क रेखा के पड़ता है तो वो कौन सा पड़ता है, बांसवाड़ा जिला पड़ता है। और कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, तो सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का पड़ता है, क्योंकि कर्क रेखा दक्षिण से गुजरती है और श्री गंगानगर बिल्कुल उत्तर में है, हमारा बिल्कुल उत्तरी जिला है। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय तो कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। और कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, तो दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो गया, अरे श्री गंगानगर। प्यार से बोलिएगा भाई, श्री गंगानगर। क्या बोलिएगा, श्री गंगानगर। समझ गए ना, प्यार से बोलिएगा, क्यों, हमारा संबंध है यहाँ से। तो ध्यान रखिए, श्री गंगानगर कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, और सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा, बांसवाड़ा हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर, कर्क रेखा को लेकर सर और क्या प्रश्न पूछ सकता है। जो अब तक के प्रश्न है उन्हें मैं रिपीट कर देता हूँ, बड़े आराम से, बड़े धैर्य से पढ़िएगा, हमारे पास काफ़ी टाइम है, आराम से पढ़ाऊंगा। देखिए कि 23.5 डिग्री, इसे ही हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरी, तो 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा की राजस्थान में प्रवेश कहाँ से, तो जेखली गांव से प्रवेश। राजस्थान की कौन सी तहसील के मध्य से, तो कुशलगढ़ तहसील के मध्य से। कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी, तो 26 किलोमीटर कुल लंबाई। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर। और कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार आपका बांसवाड़ा में, तो न्यूनतम विस्तार किस जिले में हो जाएगा, डूंगरपुर जिले के अंदर। न्यूनतम विस्तार कहाँ, डूंगरपुर जिले के अंदर। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय बांसवाड़ा का। कर्क रेखा के दूरस्थ जिला मुख्यालय कौन सा आपका, श्री गंगानगर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात को सुनिएगा, देखिए भाई इधर आइएगा थोड़ा सा। ये जो विश्व का ग्लोब है, आप एक चीज पढ़ते हो, आपने कभी ये सुना होगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। जो बच्चा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहा है शायद उसने ये चीज बात सुनी होगी भी, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटी रात कौन सी होती है। ये चीजें हमें थोड़ी सी समझने वाली होती है। वैसे तो इसमें समझने वाला कुछ नहीं होता है, डेट याद करनी होती है हमें। फैक्चुअली जो डेट क्या है भी, सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे बड़ी रात कब होती है और सबसे छोटा दिन कब होता है। तो हमें ये चीज़ें कैसे पता चले। अब देखो हमारे पास 3 रेखाएं हैं, एक कौन सी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, एक भूमध्य रेखा और एक आपकी कौन सी मकर रेखा, है ना। 3 रेखा है। अब मेरी बात को सुनो भाई, सूर्य है ना, जो सूर्य है आपका वो एक बार तो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा,
एक दिन ऐसा आएगा जब वो मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। अब कर्क रेखा से जब वो मकर रेखा की तरफ जाएगा तो वो यहाँ पर एक बार सीधा चमकेगा, यानी ये कौन सी रेखा आपकी, भूमध्य रेखा। और फिर वो नीचे चला जाएगा, नीचे से वापस आएगा तो फिर एक बार यहाँ पर सीधा चमकेगा, यानी कर्क रेखा भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर 1 बार सीधा चमकता है और मकर रेखा पर 1 बार सीधा चमकता है। ये बात नोट कीजिएगा। अब मेरी बात सुनो, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होगा तो उसकी सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। किस गोलार्ध में पड़ेंगी भाई, उत्तरी गोलार्ध के अंदर सीधी किरणें पड़ेंगी। यानी यहाँ से आप मेरी बात को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। देखो कर्क रेखा की सीधी, यानी कर्क रेखा की नहीं, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, यानी यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है, यहाँ पर सूर्य आपका लाइट प्रकाश कर रहा है। तो सूर्य की सीधी किरणें किस गोलार्ध में है, ये हमारा है उत्तरी गोलार्ध। और सूर्य की ये किरणें कौन से गोलार्ध में नहीं पहुंच पाती है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पहुंच पाती है। तो हम सीधी सी बात, इस समय यहाँ पर कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु, और यहाँ पर कौन सी चल रही होगी, शीत ऋतु, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही है तो शीत ऋतु है दक्षिणी गोलार्ध में। और हमारे यहाँ पे क्या है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, हमारी ग्रीष्म ऋतु चल रही है। और ये दिन कब का होता है, कि सूर्य सर कब सीधा यहाँ पर चमकता है, तो ये दिन कब का होता है, 21 जून का दिन होता है। कब का दिन होगा, 21 जून का। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है। अगर सूर्य 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमक रहा है तो सूर्य की सीधी किरणें किस गोलार्ध में पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी तिरछी किरणें यानी पहुंच ही नहीं पाती है, बहुत कम किरणें पहुंच पाती है। हमारे यहाँ पर इस समय क्या है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है। सूर्य की सीधी किरणें हैं तो ग्रीष्म ऋतु है, और सूर्य की तिरछी किरणें यहाँ पे है तो यहाँ पर क्या है भाई, आपकी शीत ऋतु चल रही है। क्लियर है। अब मेरी बात को सुनो, 21 जून को सूर्य जब सीधा चमकेगा ना तो ये इस गोलार्ध का यानी उत्तरी गोलार्ध का क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। अरे कौन सा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। अरे 21 जून का वो दिन होता है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अरे दिन बड़ा हुआ तो रात क्या हो गई, छोटी हो गई ना। यानी उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात कब होगी, तो 21 जून को, क्योंकि दिन की अवधि बड़ी है। दिन की अवधि कैसी है, बड़ी है। अरे दिन की अवधि बड़ी है तो रात की अवधि घट जाएगी, यानी रात कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। अब हमसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून। भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, अरे 21 जून ही रहेगा। राजस्थान का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, अरे 21 जून ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम भारतवासी, हम राजस्थानवासी सारे किस गोलार्ध के हिस्से हैं, उत्तरी गोलार्ध के हिस्से हैं। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य सीधा है। अगर इस गोलार्ध का ये सबसे बड़ा दिन है तो भारत का हो चाहे राजस्थान का हो निवासी, उसका सबसे बड़ा दिन 21 जून ही होगा। दिन की अवधि बड़ी है तो रात कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, ऐसे ही जब 22 दिसंबर का दिन होता है, कब का दिन होता है, 22 दिसंबर का दिन होता है भाई। 22 दिसंबर के दिन सूर्य जो है वो कब सीधा कहाँ चमकेगा, यहाँ मकर रेखा पर सूर्य क्या चमकेगा, सीधा चमकेगा। यानी 22 दिसंबर का जो दिन होगा वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा, सबसे बड़ा दिन। अरे दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी कि नहीं होगी, अरे बोलो भाई, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो देखो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब, 22 दिसंबर। अरे दिन बड़ा तो रात क्या भाई, छोटी। और रात छोटी कब होगी, 22 दिसंबर को। अब मेरी बात को नोट से ध्यान से पढ़िए। देखो क्या दक्षिणी गोलार्ध का अगर ये बड़ा दिन है, सूर्य यहाँ पर सीधा चमक रहा है तो सूर्य की किरणें यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। यानी कहाँ नहीं पहुँच पा रही है, अरे उत्तरी गोलार्ध में। और हम तो उत्तरी गोलार्ध के ही हिस्से हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो उत्तरी गोलार्ध में हम निवास करते हैं तो सूर्य की किरणें यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। यानी इस समय यहाँ पर तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है तो ग्रीष्म ऋतु चल रही है। हमारे क्या चल रही है, शीत ऋतु। अरे जनरल सी बात है ना, हम देखते हैं दिसंबर के महीने में हमारे क्या चल रही होती है, शीत ऋतु। हम देखते हैं ना सूर्य बड़ी मुश्किल से निकलता है, 5-7 दिन के बाद में, कई बार तो ऐसा हो जाता है 4 या 5 दिन के बाद में आपको सूर्य दिखाई देता है। अगर दिखाई देता भी है तो घंटे और 2 घंटे भर के लिए, हल्की सी न्यूनतम उसकी किरणें होती है।
यानी उसके टेम्परेचर में भी हमें ठंड लग रही होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सीधा है, हमारे गोलार्ध में नहीं है। और अब एक बात सुनो, जैसे कि हमने कहा ये 22 दिसंबर के दिन हम क्या देखते हैं कि सुबह जब उठते हैं थोड़ा सा काम कुम करते हैं, इतने में दिन वापस छिप जाता है, पता ही नहीं चलता कब दिन निकला और कब अस्त हो गया, होता है ना ऐसा। तो हम क्या कहेंगे भाई, ये जो 22 दिसंबर का दिन है ना, ये 22 दिसंबर का, ये उत्तरी गोलार्ध का, यानी हम उत्तरी गोलार्ध के हैं तो हमें उत्तरी गोलार्ध के बारे में ध्यान रखना है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है भाई, सबसे छोटा दिन होता है। और दिन छोटा होगा तो रात कैसी हो जाएगी भाई, बड़ी हो जाएगी ना। दिन की अवधि छोटी है तो रात कैसी हो गई ना, बड़ी हो गई। हाँ जी, अब देखो तो सीधे सीधे प्रश्न का उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब? 21 जून। उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात कब? 21 जून। क्लियर है? देखो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब? 22 दिसंबर। अरे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ी रात कब? 22 दिसंबर। सूर्य 2 बार, मैंने क्या कहा, सूर्य 2 बार यहाँ पर सीधा आएगा, यानी यहाँ से मेरा क्या मतलब है कि भूमध्य रेखा पर सीधा आएगा। किस पे आएगा? भूमध्य रेखा पर सीधा आएगा ना, 2 बार सीधा चमकेगा। ये कंडीशन कब कब होती है? चलिए, जितने भी बच्चे मेरी क्लास को देखते हैं, जितने भी बच्चे जो लाइक और सब्सक्राइबर करते हैं, काफ़ी अच्छा आप प्यार दे रहे हो। मैं वापस से आपकी बात को रिपीट करूंगा, आप काफ़ी एनर्जी है मेरे अंदर, क्योंकि आपने जितना साथ दिया है इस क्लास का, आगे भी आपसे यही सहयोग की उम्मीद रखूंगा। बहुत अच्छे आपने कमेंट डाले, बच्चों के कॉल आए, मुझे आपका प्यार ही काफ़ी है। मेरा एक प्रश्न आपके लिए है, मुझे आप ये प्रश्न बताएंगे कि अभी सूर्य 2 बार कब भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है? मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगा के आपके लिए छोड़ दिया है। जो क्लास देख रहा है, एंड तक देख रहा है, वो इस प्रश्न का जवाब जरूर देगा। जो नहीं देख रहा है वो नहीं दे पाएगा। देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? आपका प्रश्न क्या है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? आप इस प्रश्न का आंसर दोगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। मैंने ये प्रश्न छोड़ दिया है नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हमने आज के दिन में, आज इस क्लास के अंदर क्या पढ़ा? मैंने आपको कहा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। एक कौन सा? डूंगरपुर। दूसरा कौन सा? आपका बांसवाड़ा जिला। ठीक है ना। राजस्थान में कर्क रेखा का प्रवेश कहाँ से? चिखली गांव डूंगरपुर से क्या करती है? प्रवेश करती है। तो राजस्थान की कौन सी तहसील के मध्य से गुजरती है? तो कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी? तो कितनी? 26 किलोमीटर कुल लंबाई है। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ? तो बांसवाड़ा में। न्यूनतम विस्तार कहाँ? तो डूंगरपुर के अंदर। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा? तो बांसवाड़ा। कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा? तो प्यार से बोलिएगा श्री गंगानगर। ठीक है ना, ये सबसे दूर जिला मुख्यालय है। फिर हमने कहा कि जी हमारे लिए 3 प्रश्न यहाँ से हैं कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा? तो 21 जून। दिन बड़ा तो रात छोटी। उत्तरी गोलार्ध का, चाहे राजस्थान का, चाहे आप इंडिया का कह लो, यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा? तो 22 दिसंबर। दिन छोटा तो रात बड़ी हो जाएगी, तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है। लास्ट प्रश्न मेरा आपके लिए कि मुझे आप ये बताएंगे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य कब वर्ष में 2 बार सीधा चमकता है? कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दीजिएगा। धन्यवाद। हम नेक्स्ट पॉइंट पार्ट 3 प्रारंभ वैसे नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये कर्क रेखा के बारे में हमने सारा डिस्कस किया है। आप सभी बच्चों से लास्ट में मैं फिर से निवेदन करूंगा, कल से मैंने जैसे कहा हमारे संस्कृत के व्याख्याता और हिंदी के व्याख्याता राजेश जी पलावत की क्लासेस स्पेशल प्रारंभ कर दी जाएंगी। सभी से मेरा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितने और जोड़ सकते हो उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनको शेयर कीजिएगा, उन्हें जोड़िएगा इस चैनल के माध्यम से। बहुत ही जल्द हम इस मंच को, स्टडी वे जो मंच हमने बनाया है यूट्यूब चैनल का, इसे काफ़ी हद तक बड़े स्तर पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे हमसे पहले से जुड़ रहे हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम आगे जाकर आपसे कुछ
पेमेंट वगैरह करें, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बच्चों का कॉल आया सर पेमेंट लोगे, नहीं, ये बिल्कुल हम सेवाएं दे रहे हैं आपके लिए एक बार, ठीक है ना। आप बेझिझक होकर बच्चों को शेयर कीजिए, उनको जोड़िए, उनको बोलिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पेमेंट नहीं है। काफ़ी अच्छी क्लासें आपको मिलेंगी बहुत जल्द, क्योंकि हमारी थोड़ा सा यहाँ पर अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, जिसके चलते क्लासें पूरी अपलोड नहीं हो रही है। बहुत जल्द आपको नई नई क्लासें देखने को मिलेगी इसी स्टडी वे चैनल के ऊपर। आप सभी का सहयोग बना रहा तो धन्यवाद। आज के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद आप सभी का।